बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून एंड हो गया है बेटा, तो आज हम जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि जून में कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हुए जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो बजट के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो हर साल जून में ही पेश किया जाता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर जो है, ये 1 जुलाई से शुरू होता है नया साल और जून में एंड हो जाता है। तो जून में ही अगले साल का बजट पेश करना होता है। तो इस जो बजट है ये बेटा 24-25 के लिए है, 2024 और 25 का बजट इसे हम कहेंगे। तो ये 12 जून को पेश किया गया असेंबली में। तो ये डेट याद रखिएगा 12 जून वाली के कौन सी डेट को ये असेंबली में प्रेजेंट किया गया और किसने किया। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब जी पाकिस्तान के इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब के बारे में सवाल बनेगा कि जी ये कौन से बैंक में एम्प्लॉय थे। तो ये सीईओ थे HBL के, अभी बैंक लिमिटेड के ये सीईओ रहे हैं और ये डच हैं। बेसिकली आप देखें नीदरलैंड से इनका ताल्लुक था, वहाँ से इन्हें बुलाया गया है। माहिर माशियात हैं, तो इन्हें पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने के लिए बुलाया गया। ये वहाँ की नेशनलिटी को छोड़ के आए हैं। सवाल बन सकता है कि ये कौन से मुल्क की नेशनलिटी छोड़ के आए हैं। तो ये आप देखिए नीदरलैंड की। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे ही जो है ना लोगों के खाबे लगते हैं। शौकत अजीज़ आया था इससे पहले, एक प्राइम मिनिस्टर, वो भी बाहर से आया था। इसी तरह से आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जो थी उसमें भी हफीज़ पाशा था मेरे ख्याल से उसका नाम शायद, वो भी ऐसे ही बाहर से आए थे और उसके बाद जो है ना जी पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दे के वो चले गए हैं वापस। आजकल पता नहीं कहाँ बसते हैं। ये भी ऐसे ही अपना टाइम गुजार के फिर वापस चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जो सफ़र करना है अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी कौम ने करना होता है। तो इसमें बेटा जो क्वेश्चन है वो ये देखें कि हमारे पास इसमें टोटल जो बजट है वो कितने ट्रिलियन का है, ये आपने फिगर याद रखना है। टोटल बजट का 18.9 ट्रिलियन का ये बजट टोटल पेश किया गया, जिसमें जीडीपी जो ग्रोथ है उसका जो टारगेट रखा गया वो 3.5% रखा गया है। अंदाज़ा लगाएं, जो हमारा टारगेट ही 3.5% होगा तो हमने क्या अचीव करना है। तो 3.5% हमारा टारगेट है। कभी भी टारगेट अचीव नहीं होता, उससे कम ही होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है, महंगाई के बारे में कहा गया कि इसे हम 12% पे कंट्रोल करेंगे। अभी जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो 27-28% है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। 12% तक लाने की कोशिश करेंगे, पता नहीं कैसे लेके आएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेट सर्विस के लिए जी 9,775 जो हमने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है उसकी जो किस्तें हैं या उसका जो सूद है, इंटरेस्ट है, उसे पे करने की मद में इस बजट में से हमारे कितने पैसे चले जाएंगे? तकरीबन आधे पैसे चले जाएंगे। 9,775 बिलियन हमारे चले जाएंगे। टोटल कितने? 18.9 ट्रिलियन है। तकरीबन आधे पैसे हमारे चले जाएंगे किसमें? वो जो कर्ज हमने लिया हुआ है उसकी किस्तों में और उसके अलावा जो है ना जो उनके ऊपर इंटरेस्ट है उसके अंदर। बाकी जो बचेगा उसमें सबसे पहले डिफेंस को डिस्कस करते हैं। 21-22 याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। 21-21 याद रख लें, 2121 या 2122 इस तरह से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। ये याद करना है जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सारा उसमें से वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है कि डिफेंस के लिए बजट कितना रखा गया। 21-22 बिलियन जो है ना जी रखा गया है डिफेंस के, जो कि ज्यादा है। कितना? 17% ज्यादा है पिछले साल कंपेयर टू द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। पिछला जो साल था उसकी निस्बत कितना इजाफा हुआ है इसके अंदर? 17% का इजाफा किया गया है। जो कि टोटल हमारी जीडीपी है उसके 1.71%, मतलब तकरीबन 2.25% बजट जो है वो चला जाएगा किस पे? जीडीपी का जो टोटल ग्रोथ है हमारे उसकी 1.2% जो है वो हमारा डिफेंस पे चला जाता है। इसमें आप ये देखें कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम वगैरह होते हैं या जो हम नए नए हथियार बना रहे होते हैं उनके ऊपर जो पैसा लग रहा होता है वो इसमें शामिल नहीं होता, वो इसमें शामिल नहीं होता। इसके अलावा आप हेल्थ के लिए ज़रूर पूछता है, वो हेल्थ के लिए हमने कितने पैसे रखे। ये औरंगजेब साहब आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जनाब तशरीफ़ लाए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं पाकिस्तान के। इस वक्त याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाएगा।
उसके बाद देखें जी हेल्थ के लिए कितने पैसे रखे गए हैं जी, हेल्थ के लिए 27 बिलियन रखे गए हैं। हेल्थ का और एजुकेशन का और डिफेंस का, ये 3 वॉल्यूम जो है, 3 जो आपने फिगर है वो जरूर याद करने हैं। तीसरा ओवरऑल टोटल जो हमारा है वो भी याद रखना है। ठीक हो गया जी, 27 बिलियन हेल्थ के और 103 बिलियन जो है टोटल ये एजुकेशन के लिए रखे गए हैं, जिसमें से वो 93 बिलियन का भी कह सकता है आपको, 93 बिलियन जो है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के अलावा कुछ और भी HEC है, जिस तरह से बाकी इदारे भी चल रहे होते हैं, तो उनके सारों को मिला के जो एजुकेशन का बजट है फेडरल का वो कितना है, 103। असल में हेल्थ और एजुकेशन ना ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, सूबों के जो है ना जी ये सब्जेक्ट है, सूबों के पास इनका मतलब इख्तियारात हैं, तो सूबे ही इनके लिए बजट रखते हैं प्रॉपर। तो फेडरल भी कुछ ना कुछ बजट रखती है अपनी जो फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से। तो फेडरल ने जो रखा है ये वो वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोविंस का नहीं कर रहे हैं। हर प्रोविंस ने अपने सूबे में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए बजट रखा हुआ है। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन ये प्रोविंसेस को दिए गए थे, सूबों को दे दिए गए थे। उसके बाद रेवेन्यू जो टैक्स हमने कलेक्शन करनी है, टैक्स कलेक्शन का हदफ 13 ट्रिलियन का रखा गया। अब फिर वो टैक्स दिए जाएंगे आवाम से। और सैलरीज में जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है उसमें जो इंक्रीज किया गया है, इजाफा किया गया वो 25% है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन है उनके लिए 25% इंक्रीज किया गया। फेडरल के जो एम्प्लॉय हैं उनकी बात हुई है। पंजाब का बजट अलग से है, पंजाब वालों का अलग से होगा। गवर्नमेंट मुलाजमीन खुश ना हो जाए कि जो है ना जी ये तो हमारा है, ये फेडरल का है बेटा। इस तरह से 20% जो है वो क्या है जी, इंक्रीज है। किसमें, ग्रेड 17 से 22 के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी में 20% का इजाफा। इसी तरह से 15% जो है हमारे पास वो इंक्रीज है किसमें, पेंशन में। पेंशनर जो है, रिटायर्ड मुलाजमीन जो है उनकी जो पेंशन में इजाफा कितना है जी, 15% है। फिर PSDP की शक्ल में आप देखें, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से 3.7 ट्रिलियन जो है उनके लिए रखे गए हैं। प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी जो है ना कुछ इदारे प्राइवेट किए जाएंगे, तो गवर्नमेंट को उसकी मद में कितने पैसे आएंगे जी, 30 बिलियन उसकी मद में इन्होंने इकट्ठे करने का प्लान बनाया हुआ। तो प्राइवेट अब कौन से इदारे रह गए, PIA रह गया, उसे प्राइवेट करना है, वहां से उसे बेचा जा रहा है, वहां से जो है ना जी कुछ पैसे आएंगे हमारे पास 30 बिलियन के करीब। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस तो कम किए नहीं, उल्टे बढ़ाए हैं। तो जब एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा रहे तो फिर ये पैसे किधर से इकट्ठा किया जाएगा। ये इसी तरह से इदारे बेच के, लोगों के ऊपर टैक्स लगा के, तेल की मद में आपको पता है तेल वाहिद एक जो है ना जी आप देखेंगे मसनूआत है पाकिस्तान में जिसके जरिए टैक्स इकट्ठा किया जाता है। या बिजली के बिलों की मद में ज़बरदस्ती है ना, उसके बगैर लोग रह नहीं सकते, बिजली के बगैर आदी हो गए हैं। या मोबाइल कंपनीज जो है उनके अंदर टैक्स लगा दिया जाता है, जो भी लोड करवाएगा उसका चला जाएगा एक लिमिट। तो यही 2-3 सोर्सेज हैं हमारे पास जो है ना टैक्स लेने के। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स होते हैं, वहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। बाकी कुछ बचेगा तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इस तरह से आप ये देखिए कि ये सारे का सारा बजट था। इसकी समरी मैंने आपको बताई। ये सारे वो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, हर एक पाकिस्तानी को, हर एक उस बच्चे को जो कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने विजिट किया था पिछले दिनों चाइना में। इनकी डेट याद रखनी है, ऑफिशियल विजिट था बेटा 4 जून से लेके 8 जून तक का। इसमें आर्मी चीफ भी साथ थे और पूरी की पूरी एक हमारी जो कैबिनेट थी वो गई हुई थी। वहाँ पे जाके बहुत सारे MOU साइन करने थे हमने। और असल में जो CPEC है उसका फेज़ 2 शुरू करना था, तो उसके लिए बातचीत करनी थी। बाकी मामला भी थे, फाइनेंशियल कुछ हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, वो हमने रोल बैक करवाने थे। रोल बैक करवाने का मतलब ये है कि उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि जो हमने आपको पैसे वापस करने थे इस साल वो हम नहीं कर पा रहे, तो इससे जो है ना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप इसे डेफर कर दें। इसे जो है ना जो आप मजीद हमें छूट दे देंगे, हम आपको 2 साल के बाद देंगे। इसके ऊपर जो सूद है वो आपको हम देते रहेंगे। रोल बैक करने का मतलब ये होता है। तो इस तरह से जो है ना जी आप देखिए कि ये ऑफिशियल विजिट था, तो इसकी आपने डेट याद रखनी है। शहबाज शरीफ साहब की सवाल ये इस तरह से बनाएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के PM ने कौन से मुल्क का विजिट किया है, या पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली चाइना का जो विजिट किया वो कौन सी डेट को किया है। चाइना का प्रेसिडेंट जो आपको पता है मिस्टर शी है, और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ली क्योंग है। तो चाइना के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, मौजूद है, वो आप वहाँ से देख लेंगे। चाइना के बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है सारी की सारी। आगे चलते हैं जी। लेकिन आप देखेंगे हम गए तो थे उधर, लेकिन वहाँ से हमें कोई खतरे खा कामयाबी इसलिए नहीं हुई। आपको पता है कि चाइना के जो इंजीनियर है पिछले दिनों
ऊपर टारगेटेड अटैक किए गए, उन्हें मारा गया बड़ी तादाद में। तो चाइना ने भी कहा कि भाई आप लोग हमारी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, हम कैसे आपके मुल्क में CPEC को कंप्लीट करें या बाकी जो मामला थे उन्हें आगे लेके चलें, आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। बाकी तो चले दूर की बात है, बाकी फैसिलिटीज़ आपने क्या देनी है, तो जाएँ जाके ज़रा क्या करें जी, अपनी सिक्योरिटी को ठीक करें। तो हमने फिर क्या किया जी, ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है जी। क्या किया है जी, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम है जी ऑपरेशन का नाम, याद रखना है आपने। कौन सा ऑपरेशन है जी, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ये। इसका मतलब क्या ये पूछा जाएगा आपसे। अज़म का मतलब होता है रिजॉल्व, टू रिजॉल्व। इस्तेहकाम का मतलब स्टेबिलिटी, रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी। ये सवाल बनेगा आपका कि अज़्म इस्तेहकाम का मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारे पास टू रिजॉल्व द स्टेबिलिटी। ठीक हो गया जी। तो ये बलूचिस्तान में और KPK में किया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है खास जगह पे, ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा, TTP के खिलाफ होगा। इसी तरह से आपको पता TTP जो है ये KPK का जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे एक्टिव है, वहाँ पे उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी तरह से बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे BLA और BLF जो हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इस तरह से, या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, BLF है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के मुताबिक क्या है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो कि बहुत सारे सिविलियन जो हैं उन्हें शहीद करने में जो है ना शामिल हैं। तो इसीलिए इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है और ये कौन से एरियाज में किए जाएंगे, बलूचिस्तान में और KPK में किए जाएंगे ये। ठीक हो गया, जिसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली PTI के लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। और इस तरह से जो जहाँ पे ऑपरेशन होगा बलूचिस्तान में और KPK में, वहाँ के लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने पहले भी ऑपरेशन किए थे, पहले ऑपरेशन की मैंने डिटेल लिखी है, उससे आपने क्या हासिल किया, सिवाय जो है ना आपने लोगों को बेघर किया। इस तरह से तनकीद हो रही है। खैर जी देखिए, ऑपरेशन राह निजात हुआ था इससे पहले 2009 में। सवाल पूछता है ऑपरेशन राह निजात का कब हुआ, 2009 में हुआ था। इस साउथ वजीरिस्तान में हुआ था, बॉर्डर के साथ। हमारे पास जो फाटा की एजेंसियां हैं उसमें सबसे बड़ी एजेंसी हमारे पास साउथ वजीरिस्तान है। फाटा के ऊपर भी एक लेक्चर में दे चुका हूँ, फाटा की जो एजेंसीज हैं उसके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछता है, पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, ओपन है सबके लिए। तो 2009 में हमने साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने ऑपरेशन राह रास्त किया था, ये भी 2009 में किया था। कहाँ पे, सवात में। इस तरह से ये सवाल बने। राह निजात हमने किधर किया, साउथ वजीरिस्तान में किया, नॉर्थ वजीरिस्तान में किया, सवात में किया। तो ऑपरेशन राह निजात हमने साउथ वजीरिस्तान में किया, राह रास्त हमने सवात में किया था। ये भी TTP के खिलाफ था और जो है इस तरह से आप देखें। उसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया था हमने 2014 में, जब आपको बताया कि APS का अटैक हुआ था। उसके बाद जो है पूरे का पूरा प्लान किया गया था, 2014 से 2016 तक ये चला था। तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान में था। कहाँ पे था ये, नॉर्थ वजीरिस्तान में किया था। उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद एक हमने किया था 2017 में। तो ये पूरे पाकिस्तान में था और टारगेटेड था, ये पूरे पाकिस्तान में था और ये भी टारगेटेड था, रद्दुल फसाद। तो ये पहले जो ऑपरेशन हमने किए मेन जिनके बारे में कमीशन ने सवाल बनाए हैं, इन सारों के बारे में सवाल बन चुके हैं। इससे पहले भी किए हमने मुशर्रफ दौर में, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में इतने सवाल नहीं बने हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये जो है पहली फीमेल है क्रिश्चियन जो क्या बनी है, पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर बनी है। जो पाकिस्तान आर्मी में क्या बनी है जी, ब्रिगेडियर बनी है। तो इनके बारे में जो है ना सवाल यही बन सकता है कि इनका नाम आपने याद रखना है। फर्स्ट क्रिश्चियन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखना है आपने। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको पता T20 वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान तो पहले निकल गया था बाहर, लेकिन हमने ये याद रखना है कि ये होस्ट किसने किया। और उसके बाद आप ये देखें कि इसे जो है ना जी विनर कौन है। और उसके बाद हमने देखना है कि पाकिस्तान ने भी आया कि कोई T20 वर्ल्ड कप जीता है या नहीं जीता है। तो बेटा याद रखिएगा ये इंडिया ने शिकस्त दी है, इंडिया जीता है। इस वक्त चैंपियन कौन है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, ये जी इंडिया है। और साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है 7 रन से, 7 रन से हराया है इन्होंने साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की टीम भी मेरे ख्याल से पहली दफ़ा शायद फाइनल में पहुंची थी। तो जो लोग देखते हैं क्रिकेट का, जिन्हें शौक है उन्हें पता होगा इसके बारे में। मुझे ऐसा शौक नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ।
तो ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में सवाल ये बनेगा कि कौन है चैंपियन और रनर अप कौन है। रनर अप साउथ अफ्रीका है, कितने रन से जीता, ये 7 रन से जीता है। उसके बाद होस्ट किसने किया, ये सवाल बनेगा। तो होस्ट जो क्या बेटा हमारे पास वेस्ट इंडीज ने किया और यूएसए ने किया। यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज जो है ये 2 मुल्क आप कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज वैसे कंट्री नहीं है, ये जजीरे ही हैं, जजीरों पे मुश्तमिल जो है ना जी, आइलैंड पे मुश्तमिल एक पूरी की पूरी क्रिकेट की फेडरेशन है। तो इन्होंने होस्ट किया कब से कब तक, 1 जून से लेके 29 जून तक ये चला। 29 जून को ये फाइनल हुआ है, 29 जून को ये फाइनल हुआ है। कहाँ पे हुआ है फाइनल, ये भी याद रखना है आपने, बारबाडोस में। बारबाडोस एक जजीरा है जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश। वहां पे वो उड़ने वाली मछलियां ऐसे निकलती हैं बाहर, हवा में उड़ती हैं, फिर दोबारा डुबकी लगा देती हैं। तो इसीलिए बारबाडोस को क्या कहते हैं हम, द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश। ये जो वेस्ट इंडीज के जजायर हैं या जो कैरिबियन कंट्रीज है उनमें से एक जजीरा है बारबाडोस। तो वहां पे हुआ ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में ये हुआ है। ठीक हो गया जी। अब पाकिस्तान का पूछता है जी, पाकिस्तान ने भी क्या वर्ल्ड कप कभी कभी जीता है। तो T20 जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता 2009 में। फिर पूछा किसकी सुपरविजन में जीता था, कैप्टनशिप किसकी थी। तो यूनुस खान साहब जो थे, आपको पता लेजेंड है पाकिस्तान के, तो यूनुस खान साहब की सुपरविजन में उनकी कैप्टनशिप में 2009 में पाकिस्तान क्या बना था, चैंपियन बना था, जीता था इन्होंने T20 वर्ल्ड कप। ठीक हो गया जी। बाकी जो हमारा वनडे का वर्ल्ड कप है वो तो आपको पता है 1992 में, 1992 में इमरान खान साहब की कैप्टनशिप में जो है ना पाकिस्तान ने जीता था। तो यही 2 ही है हमारे पास मेरे ख्याल से। चलें जी आगे चलते हैं। ये सारा सवाल है बेटा जो किसी न किसी पेपर में बने। नेक्स्ट पे जाके न्यूज़ आई है हमारे पास, ये जूलियन असांज के हवाले से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बारे में पहले 2, 3, 4, 5 सवाल जरूर बने हैं, पेपर में आया है। तो अभी ये जेल में ढका हुआ था, अभी ये जो है रिलीज हुआ है जेल से, यूके की जो अदालत है वहां से इसे बेल मिली। तो सवाल है, जूलियन असांज वाज रिलीज फ्रॉम यूके प्रिजन ऑन बेल ऑर्डर फ्रॉम विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट ने किया है जी, इसे लंदन हाई कोर्ट थी जी। लंदन हाई कोर्ट ने क्या दिया, इसे बेल दी और ये आजाद। अब तो ये बूढ़ा हो गया, अभी ये तो बच्चे, इसकी जवानी की तस्वीर है, अभी तो दाढ़ी रख के और बहुत बुजुर्ग हो गया है। तो बेटा ये मशहूर क्यों हुआ था, ये मशहूर हुआ था 2006 में। ये बानी है विकीलीक्स का। विकीलीक्स के बारे में आपने सुना होगा, ये सवाल बनता है विकीलीक्स कब आई, 2006 में आई थी। इसका बानी कौन है, फाउंडर कौन है जी, वो जूलियन असांज है। जूलियन असांज बेसिकली ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ने याद था। इसने क्या किया, इसने अमेरिका के, बरतानिया के इनके जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें चोरी किया, हैक किया। ये जो कम्युनिकेशन का हो रही होती है, खुफिया कम्युनिकेशन जो हो रही होती है कोड में, उसे इसने क्या किया, वहां से चोरी किया और पब्लिक कर दिया, ताकि दुनिया को बताया जाए कि ये अंदर ही अंदर क्या ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, दुनिया को किस तरह से इन्होंने जकड़ा हुआ है। उसमें सारी वो चीज़ें थी कि 9/11 किस तरह से प्लान किया गया और किस तरह से वो अटैक हुए, सारी चीज़ें थी वो इसने पब्लिक कर दी थी। इसी तरह से पाकिस्तानी लोगों का भी कुछ मटीरियल इसमें जो है ना लीक हुआ है। इसमें फजल रहमान साहब के बारे में बड़ा चर्चा हुआ था कि फजल रहमान साहब जो है ना जी पेंटागन से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमें भी मौका दें, हम आपकी इनसे ज़्यादा खिदमत करेंगे। इनसे किनसे, नवाज शरीफ से, या जो बाकी उस वक्त थे पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग थी ना उस दौर में, ये मुशर्रफ दौर की बातें हैं, उससे पहले की। तो हम इनसे ज़्यादा खिदमत करेंगे, वो भी लीक हुई थी। जरदारी साहब की भी कुछ बातें लीक हुई थी। तो इस तरह से ये जो जूलियन असांज जो था, इसे अब इबरत का निशान बनाना था कि जी ये क्यों जो है ना जी इसने जुर्रत कैसे की है हमारे डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की। तो इसे गिरफ्तार किया गया 2019 में, ये भी सवाल बन सकते हैं। ये भाग गया था वहां से, एक्वाडोर जाके छुपा था, एक्वाडोर छुपा रहा, एक्वाडोर ने इसे दी थी। मतलब है कि आप देखें कि शहरियत जो थी एक्वाडोर ने इसे दी, और उसके बाद ये जो है ना जी वहाँ रहा बड़े अरसे तक। 2019 में इसे जो है ना लंदन में एक्वाडोर का जो कॉन्फ्रेंस खाना था उससे जो है ना क्या हो गया जी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये जेल में रहा। अभी 2024 में पिछले हफ्ते ये वहाँ से बेल पे जो है ना जी क्या हुआ है, इसे छोड़ा गया है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक्वाडोर आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे पास एक्वाडोर। यहाँ किसके पास नेशनलिटी थी, अब ये वही वापस आएगा, क्योंकि बाकी तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि अमेरिका भी इसकी तलाश में था। अमेरिका कहता था ये मेरे हवाले किया जाए, इसे इबरत का निशान बनाने का सोचा था। एक्वाडोर आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल हमारे पास क्या, क्यूटो है, QUITO। क्यूटो इज कैपिटल ऑफ
एक्वाडोर, एक्वाडोर के हवाले से ये सवाल बनता है। एक्वाडोर से इक्वेटर गुजरता है, ऐसे यहाँ से ऐसे इक्वेटर गुजर रहा है बेटा, एक्वाडोर से गुजर रहा है, कोलंबिया से और ब्राजील से। साउथ अमेरिका में 3 ही मुल्क हैं जहाँ से इक्वेटर पास करता है, ये पूछ लेता है कभी कभार। पूरी दुनिया में तो 13 है ना, आपको पता है, पूरी दुनिया में 13 है, जिसमें साउथ अमेरिका में कितनी है, 3 है। तो ये बेटा आपका जो है ना क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने न्यू डिफेंस पैक्ट किया है, डील की है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिस्टर पुतिन आपको नजर आ रहे हैं, पुतिन साहब गए हुए थे। नॉर्थ कोरिया, ये हमारे पास किम जोंग उन साहब हैं जी, इनके साथ इनका मुआहदा हुआ है डिफेंस के हवाले से। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कौन से मुल्क का दौरा किया है या कौन से मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट इसने साइन किया है। तो पुतिन साहब गए हुए हैं, खुद पहुंचे हुए हैं। तो आपको ये सामने तस्वीर नजर आ रही है। तो नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया जिसे हम कहते हैं, इनके साथ मुआहदा हुआ है। आपको पता है कि आखिरी जो न्यूक्लियर पावर है वो हमारे पास नॉर्थ कोरिया ही है। 8 आपको पता डिक्लेयर जो है ना एटॉमिक पावर है इस वक्त दुनिया में, जो 8वीं है वो हमारे पास ये है नॉर्थ कोरिया। इसराइल है, नामा इसराइल ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वो उसने ऐलान नहीं किया हुआ। तो इसमें यही बताया गया कि कब हुआ जी, प्योंगयांग, आपको पता है प्योंगयांग क्या कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया पे भी मैं अलग से लेक्चर बना के अपलोड कर चुका हूँ, मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बस इसके बारे में ये याद रखना, 18 जून की बात है, डेट याद रह जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इंडिया ने क्या किया है जी, सक्सेसफुली जो है ना जी ट्रेन का ट्रायल किया है। कौन से ब्रिज से, चनाब ब्रिज से। चनाब ब्रिज का मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बताया जा रहा है, जो कि दरिया चनाब के ऊपर बनाया गया, जो हमारा ये पाकिस्तानी चनाब है। ये आपको पता है इंडियन कश्मीर से होके आता है, तो वही इंडियन कश्मीर में ये बनाया गया। इंडियन कश्मीर में इंडिया ने ये ब्रिज बनाया और यहाँ से ट्रेन गुजारी है। और ये सिर्फ चनाब ब्रिज याद रखिएगा, चनाब ब्रिज जो है दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है जो कि इंडिया ने बनाया है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच कंट्री लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क जिसने सेम सेक्स को लीगल किया है, ये क्वेश्चन बेटा आपका बनेगा। तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड वो मुल्क है, आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ पे आपको जो है ना ये थाईलैंड है बेटा, ये सारा जो रेड कलर में है ये थाईलैंड ही है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है सारा हमारे पास क्या है बेटा, थाईलैंड है। थाईलैंड का आपको पता है कैपिटल कभी कभी पूछ लेता है वो बैंकॉक। इस रीजन का सबसे मशहूर कैपिटल जो है वो बैंकॉक है। आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तानी एक पर्सनैलिटी भी गई हुई थी थाईलैंड, न्यूज में बड़ा चर्चा हुआ था उनके बारे में। तो थाईलैंड जो है ना याद रखिएगा, ये हमारे पास कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, जिसने सेम सेक्स को मैरिज जो है उसे क्या क्या लीगल किया है। थाईलैंड का कैपिटल आपको मैंने बता दिया बैंकॉक है। करेंसी बेटा इसकी बात है इसकी करेंसी BHT। बात अक्सर पूछ लेता है। सियाम जो था इसका पुराना नाम था, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। सियाम क्या है बेटा, 1939 तक यही नेम था इसका, सियाम। और 1939 के बाद फिर से थाईलैंड कर दिया गया। सियाम का पूछ लेते हैं अक्सर, इज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। तो ये बेटा क्वेश्चन आपका है थाईलैंड के हवाले से। मेरे ख्याल से सारे यहाँ से आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एंशिएंट पर्ल सिटी तुआम डिस्कवर्ड। तो TUAM, तुआम जो सिटी है ना जी हमारे पास पुराना, ये डिस्कवर हुआ है कौन से मुल्क में, UAE में। UAE का याद रखिएगा, सनाया आइलैंड, सनाया आइलैंड के ऊपर ये UAE के अंदर TUM तुआम जो है ना जी एक जगह थी, सिटी था पुराना, जो ब्रीड था वो अभी डिस्कवर किया गया है। आपको पता है कि ओल्ड सिविलाइजेशन की तलाश में आपको पता है यहाँ पे लोग रहते थे बड़े अरसे से। तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि तुआम जो सिटी है ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, कौन से मुल्क में डिस्कवर हुआ है। तो ये UAE में हुआ है। जिस तरह पिछले दिनों उसमें इजिप्ट में जो है ना जी एक सिटी डिस्कवर किया गया था, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, इसे आप चेक कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ग्लोबल समिट हुई है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। ये सवाल बनेगा कि ये किसने होस्ट की है जी, ये स्विट्जरलैंड ने होस्ट की है। स्विट्जरलैंड ने होस्ट की। इंपॉर्टेंट इसलिए तकरीबन 100 से ज्यादा डेलीगेशन थे और 60-70 कंट्रीज से जो थे लोग वहां पहुंचे हैं कि चाहिए जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, इस क्राइसिस का हल क्या निकालना है।
इसके ऊपर एक ग्लोबल समिट बुलाई गई थी यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, कहाँ, स्विट्जरलैंड में, जहां पे पूरी दुनिया से डेलीगेशन गए थे। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनाया, पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक हो गया जी, बस ये याद रखिए कौन से मुल्क में हुई थी। ठीक हो गया जी, और 100 से ज्यादा डेलीगेशन इसमें गए हुए थे। आगे चलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो है ना जी पाकिस्तान की रैंकिंग आपने देखनी है कितनी है जी, 145 है। मतलब ये है 140 टोटल मुल्क थे तो सेकंड लास्ट आया है पाकिस्तान। मतलब जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब है मेन और वुमेन में के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं किसी मुल्क में काम करने की, सर्वाइव करने की, उनमें कितना एक गैप है। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गैप है, इसीलिए पाकिस्तान का सेकंड लास्ट नंबर है, याद रखिएगा। ये सवाल आपका बन सकता है क्योंकि इसकी रैंकिंग अभी जारी की गई है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें आपने याद रखनी है। उसके बाद आज हमारे पास G7 समिट हुई है जी, 50वीं समिट थी ये। किसने होस्ट किया? जिसे इटली ने किया। G7 मतलब ग्रैंड 7 जो कंट्रीज हैं उनकी समिट जो हुई है सालाना जो होती है, ये 13 से लेकर 15 जून के दरमियान में हुई। कहाँ पे हुई है जी? ये इटली में हुई है बेटा। इटली ने में इसे होस्ट किया। इटली का प्राइम मिनिस्टर आपको पता है क्या है? जॉर्जिया मेलोनी है जी, फीमेल है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा जो है जी, क्या है जी, ये प्राइम मिनिस्टर है किसकी जी? इटली की, आप देखेंगे। और इसने इटली ने होस्ट किया। G7 में कौन कौन से कंट्री हैं जी? हमारे पास कनाडा है, एक बड़ा मुल्क फ्रांस है, एक बड़ा मुल्क जर्मनी, एक बड़ा मुल्क इटली, एक बड़ा मुल्क है जापान, एक बड़ी इकोनॉमी और यूके यूनाइटेड किंगडम और USA। तो सारे जो ग्रेट 7 हैं इन मुल्कों की क्या है जी हमारे पास समय, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका G7 है। G7 आपको पता है कि इसमें से निकाल दिया गया था रशिया को 2014 में। अच्छा, G7 बनी कब थी? इसका ईयर चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से 1975 है शायद। इसे आपने काउंटर चेक करना है G7 का। तो इसका ये पूछ लेता है जो है ना, इसका ये कब बनी थी और इसमें कौन कौन से मुल्क हैं। इसमें से रशिया भी इसका हिस्सा था। रशिया को निकाल दिया गया 2014 में, जब रशिया ने अटैक किया उसके ऊपर, यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया, उस पर, उसके बाद से निकाल दिया गया था। इसमें से G8 हो गई थी, ये G8 हो गई थी, अब फिर दोबारा से G7 हो गई है। ठीक हो गया जी। कौन सी समिट हुई है ये भी याद रखिएगा, 50वीं समिट हुई है। कहाँ पे हुई है? इटली में हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। एक और क्वेश्चन है जी, विच यूरोपियन कंट्री रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट फॉलोइंग द यूरोपियन ट्रेंड। आपको बताया कि यूरोप के अंदर अब एक ट्रेंड चला था कि वो फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की इसराइल को रोकने की। इसराइल नहीं रुका तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम फलस्तीन को एक मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको बताया कि स्पेन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान कह रहा हूँ, फलस्तीन को। आयरलैंड ने भी किया था और नॉर्वे ने भी किया था पिछले महीने। तो इस महीने क्या हुआ, स्लोवेनिया एक कंट्री है, ये आपको मैप में रहा है स्लोवेनिया, इसने भी क्या किया है जी, एक्सेप्ट कर लिया फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री। स्लोवेनिया याद रखिएगा। ये हमारे पास ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और क्रोएशिया के दरमियान में हमारे पास स्लोवेनिया। ठीक हो गया जी। यूरोप में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने कहा था कि डाक जो है ना वो क्या करता है, हंगरी है, इसीलिए स्लो स्लो चलता है स्लोवेनिया, और आहिस्ता भी चलता है ऑस्ट्रिया। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया था। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच कंट्री बैन एंट्री टू इजराइल पासपोर्ट होल्डर। इजराइल के जो पासपोर्ट होल्डर है उनके ऊपर कौन से मुल्क ने जो है ना क्या कर दिया, बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी है। तो वो मालदीव है बेटा। मालदीव का रिसेंटली खबरों में है, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो ये मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ो। तो मालदीव के हवाले से बेटा मैं लेक्चर अलग से दे चुका हूँ आप लोगों को, अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। मालदीव है हमारे पास, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। यहाँ क्या है हमारे पास, ये सारा हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये मालदीव के जज़ायर है, ये सारे क्या है, मालदीव के जज़ायर है हमारे पास। ये हमारे पास आइलैंड है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में। तो मालदीव का बेटा कैपिटल पूछता है, माली है, इसकी करेंसी रुपया है, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो खबरों में ही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज़्ज़ो साहब है, ये मुइज़्ज़ो। और इक्वेटर क्रॉस, ये साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है, साउथ एशिया का, जहाँ से इक्वेटर ऐसे गुजरता है। साउथ एशिया का वाहिद मुल्क, एशिया पूरे में से 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ से इक्वेटर गुजरता है। एक ये हमारे पास मालदीव, एक हमारे पास इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, जबकि साउथ एशिया में ये वाहिद मुल्क है हमारे पास मालदीव, जहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है। यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड भी हैं कुछ, यहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ पे इंडिया के साथ इनका इशू चल रहा है पिछले दिनों। यहाँ एक ट्रेंड भी चला था, गो इंडिया बैक, इंडिया भाग जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। ये भी ट्रेंड चला था किसके अंदर,
मालदीव में, यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ पे क्योंकि इनको आइलैंड पे इंडिया कहता है मेरे हैं, मालदीव कहता है मेरे हैं। ठीक है, मुसलमान मुल्क है ये, जबरदस्त किस्म का कंट्री है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हु इज इलेक्टेड मैक्सिको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको की पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट है वो बेटा, इनके स्पेलिंग है हमारे पास क्लैदा शिमबॉम, इस तरह से बेटा ये नाम है, ये देख लीजिएगा, इसका जो मुखफ़फ़ है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो ये बनी है जी मैक्सिको की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है, बल्कि वुमेन फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है किसकी, मैक्सिको की। तस्वीर आपको नजर आ रही है मैक्सिको के हवाले से बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैक्सिको है, मैक्सिको बिल्कुल यूएसए के साउथ में, यूएसए के बिल्कुल साउथ में जो कंट्री है वो क्या है हमारे पास, मैक्सिको है, ग्रीन कलर में जो है। ठीक, मैक्सिको के हवाले से सवाल बनता है, इसकी करेंसी पूछी जाएगी, पीसो इसकी करेंसी अक्सर पूछी जाती है। कैपिटल इसका मैक्सिकन सिटी ही है। और इसकी जो हमारे पास एक सवाल और बनता है चिकन इत्ज़ा के बारे में, चिकन इत्ज़ा के बारे में सवाल बनता है। ये दुनिया के जो अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा चिकन इत्ज़ा है। इसकी ये इस तरह से स्टेप्स से बने हुए हैं, बिल्डिंग है इस तरह से बनी हुई है ये, तो इस तरह से ये बिल्डिंग बनी हुई है पूरी की पूरी। तो इसके हवाले से भी सवाल बनता है किधर है, ये मैक्सिको में है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद ज़ेलेंस्की के हवाले से है जी, ज़ेलेंस्की साहब जो आपको पता है यूक्रेन के क्या प्रेसिडेंट है, ये हमारे पास यूक्रेन है, ये हमारे पास बेटा क्या है, सारे का सारा यूक्रेन है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की साहब, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब। तो इन्होंने मिलिट्री पैक्ट किया है कौन से दो मुल्कों के साथ, स्वीडन के साथ और नॉर्वे के साथ। देखें ये हमारे पास नॉर्वे है, ये स्वीडन है, स्वीडन और नॉर्वे के साथ इसने मुआहदा किया, मिलिट्री पैक्ट किया ताकि वो इसकी सपोर्ट करें रशिया के खिलाफ। ठीक हो गया जी, स्वीडन और नॉर्वे के साथ ये मुआहदा करने में कामयाब हुआ कौन, ज़ेलेंस्की साहब। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ये क्या है आपको पता है कि उसके क्या कहते हैं यूक्रेन के जो है ना जी क्या है जी प्रेसिडेंट है। उसके बाद है जी हमारे पास फर्स्ट सक्सेसफुल पिग लिवर ट्रांसप्लांट इन कैंसर पेशेंट। कैंसर के मरीज को पहला जो लिवर लगाया गया है पिग का, तो ये जो है सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये चाइना में हुआ है। किधर हुआ है बेटा, चाइना के अंदर हुआ। इससे पहले जो पिग का हार्ट था वो लगाया गया था अमेरिका में। अभी ये चाइना ने क्या किया जी, जो जिगर जो है वो ट्रांसप्लांट किया, किसका, पिग का। ठीक हो गया जी, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था ये, चाइना याद रखिएगा। इस बंदे का नाम भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्यूफोंग दाओ, इस तरह से आपको पता है चाइनीज के नाम होते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इलेक्शन हुए हैं। तो इंडिया जो है ना जी इंडिया में तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब क्या बने हैं जी, प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। आपको पता लगातार तीसरी टर्म है, बीजेपी से इनका ताल्लुक है इंडिया का, इसका नरेंद्र मोदी साहब का। तो इनकी ये प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या किया है, मोदी साहब से हल्फ लिया है। और ये कौन सी डेट को इन्होंने हल्फ उठाया ये याद रखना है। इंडिया के ऊपर इलेक्शन के ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस पूरी बना के अपलोड कर चुका हूँ, इंडिया की ज्योग्राफी के ऊपर भी अलग से एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम इसके ऊपर। तो बस ये याद रखिए किस डेट को इन्होंने हल्फ उठाया, 9 जून 2024 को इन्होंने हल्फ लिया है। तीसरी दफा ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, इंडिया के। आगे चलते हैं। उसके अलावा आपको पता है बोलीविया के अंदर जो है ना बगावत हुई थी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनकी जो आर्मी चीफ थे उन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की, तो उसे जो है ना जी नाकाम बना दिया गया। उनका जो प्रेसिडेंट है वो लुइस आर्क हैं। लुइस आर्क साहब ने क्या किया जी, लोगों से अपील की, लोग निकल आए तो आर्मी को फिर पीछे हटना पड़ा। इनके जो थे टैंक लेके ये पहुंच गए थे, दरवाजा तोड़ के घुस गए थे जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे उनमें। लेकिन जब आवाम निकल आई तो 5-6 घंटे की एक्सरसाइज के बाद ये जब वापस जाने लगे तो तब फिर आवाम भी निकल चुकी थी, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सारी जो टॉप की जो आपके हमारे ब्यूरोक्रेसी थी आर्मी में सारी को हटा दिया गया है। असल में ये कहा जा रहा अमेरिका ये करवा रहा था, क्योंकि बोलीविया के अंदर जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट है बड़ी तादाद में, वहाँ पे लिथियम है जिसे अमेरिका निकालना चाहता है। और वहाँ की जो अवाम है, जो बोलीविया का प्रेसिडेंट था वो उसे इनकार कर रहा था। वो रशिया के साथ हैं, अभी उसने रशिया का दौरा भी किया था इनके प्रेसिडेंट ने लास्ट मंथ में या शायद इसी मंथ के स्टार्ट में। तो इस वजह से तख्ता पलट के आर्मी का जो कंट्रोल है वो करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया वहाँ के लोगों ने। ठीक हो गया जी। तो बोलीविया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और चलें बता देता हूँ। ये हमारे पास बोलीविया है, बोलीविया का कैपिटल आपको पता ला पाज है, जो कि दुनिया का
हाईएस्ट कैपिटल है, पूछ लेते हैं। एक से ज्यादा कैपिटल है, वैसे बोलीविया की एक से ज्यादा कैपिटल है, तो हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड जो है बोलीविया का कैपिटल हमारे पास लापाज है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, ये कुछ इंटरनेशनल डेज के हवाले से हैं 2-3, ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि सवाल अक्सर बन जाते हैं यहाँ से। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है सबसे पहले हमारे पास 3 जून को मनाया जाएगा हर साल। बाइसाइकिल की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, ग्रीन वर्ल्ड को ग्रीन रखने के लिए, आपको पता है हम जो भी गाड़ी चलाते हैं उसमें फ्यूल यूज होता है, जिससे क्या होता है पोल्यूशन फैलती है। साइकिल से आपको पता है आप हेल्दी भी रहते हैं और आपका जो माहौल है, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब नहीं होता। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है हर साल 3 जून को, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे जो है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए हम क्या करते हैं जी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं हर साल। 5 जून याद रखिएगा। दरख्त आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, इसीलिए कहा जाता है मैक्सिमम दरख्त लगाएं। आगे चलते हैं जी। एक और डे है जी हमारे पास वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपको पता है फूड शॉर्टेज है पूरी दुनिया में, तो इसके हवाले से जो डे मनाया जाएगा वो हर साल 7 जून को मनाया जाएगा। 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाएगा। तो ये 3 डे ही आपने याद रखने हैं जून में। जून के अंदर ये 3 डेज ही हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन है जी हमारे पास 21 जून को तर्क किया गया है। 21 जून को बेटा इसके बारे में सवाल है। इसका मतलब यह है कि लंबा दिन, समर सॉल्टिस, इसका मतलब यह है कि सबसे लंबा दिन जो होगा हमारी ज़मीन पे, पाकिस्तान में या इस एरिए में, तो कब होता है जी 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा तो रात छोटी हो जाएगी। इसी तरह से सबसे लंबी रात हमारी 22 दिसंबर को होती है, तो उस 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। जैसे कि इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारे पास ज़मीन है, तो ये अगर हमारे पास ज़मीन है, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हमारी जो ज़मीन है इसके 2 हिस्से, इक्वेटर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो सूरज है वो यहाँ से ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता हुआ चला जाता है। असल में जमीन हमारी मूव कर रही होती है इस तरह से टिल्टेड। तो अभी आप मैप में ये देखेंगे सूरज इस तरह से जा रहा है। जब सूरज यहाँ से जा रहा है, जब देखें अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, पाकिस्तान यहीं पे है, यूरोप यहीं पे है, अमेरिका, सारे मुल्क यहीं पे है। अब जब देखें यहाँ से सूरज इधर आया हुआ है, यहाँ जब सूरज आया हुआ है तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्या होगी, गर्मी होगी, और इधर क्या होगा, सूरज की रोशनी कम जा रही है। साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ क्या होगी, सर्दी होगी। तो यहाँ पे सर्दियां चल रही होती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जब यहाँ हमारे पास गर्मी है अभी, तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्या है जी, सर्दियां, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में जब सर्दियां होगी तो सूरज क्यों इधर आया हुआ, हमारी तरफ आया हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आया हुआ है। तो यहाँ क्या है, गर्मी है, उधर सर्दी है। तो मैक्सिमम जो पीक है, मैक्सिमम पीक कौन सी है, ये सूरज यहाँ तक आ सकता है, या ये वाली पीक है। तो यहाँ तक जब आएगा तो वो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे इस एरिया के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो क्या होगा, सूरज रहेगा, रोशनी रहेगी, मतलब दिन रहेगा। तो समर सॉल्ट हमारे पास जब होगा गर्मी में, जिस तरह अभी 21 जून गुजरा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हमारे पास समर सॉल्टिस्ट होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या होगा जी, विंटर होगा, विंटर सॉल्टिस होगा हमारे पास। इस तरह से आप देखेंगे। इसी तरह जब सूरज नीचे की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे पहुंचा हुआ है, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, गर्मी, और हमारे पास क्या सर्दी है। तो यहाँ पे हमारे पास जब समर होगा तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। तो आपको पता है 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारे पास जो रात होती है वो सबसे लंबी होती है। वो सूरज मैक्सिमम अपने दूर जितना जा सकता था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गया हुआ है। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट है बेटा हमारे पास 21 जून को सबसे बड़ा जो हमारे पास क्या होता है जी, दिन होता है। इसी तरह से 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो अभी ये जो गुजरा 21 जून, ये दिन सबसे बड़ा दिन था। तो ये बेटा आज के आपके करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया होगा। तो इस तरह से हमारे लेक्चर अगर आपको हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। बाकी हमारा जो नया बैच है, जो रेगुलर पेड क्लासेस हमारी चल रही है एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए और CTD में जो कॉर्पोरल की सीट्स हैं उसके लिए हमारा जो नया बैच है बेटा वो 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जो लोग पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।